हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग और एक और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी कंसंट्रेशन टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मोलारिटी। यानी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोलारिटी के बारे में, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और चर्चा करेंगे कि भैया मोलारिटी क्या होती है, क्या कहलाई जाती है, और किस तरीके से ये कंसंट्रेशन बता सकती है सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। और मोलारिटी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देख लो, सीधा सवाल मोलारिटी पर आए या नहीं आए, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड सवाल मोलारिटी पर जरूर आएगा। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप देख लो, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या हम डीपीपी जब सॉल्व करेंगे इसकी, तब आपको क्लियर होगा कि मोलारिटी के कितने क्वेश्चंस पिछले कई सालों में जेईई के पेपर में आए हुए हैं। तो वहां पर हम वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। क्लियर हो गया? तो ये है मोलारिटी का सेशन। लेकिन डीपीपी तो आपको मिलेगी, सबकी मर्ज डीपीपी आपको मिलेगी कंसंट्रेशन टर्म्स की, जिसमें लगभग 30, 35, 40 क्वेश्चंस इन एंड अराउंड होंगे और हर कंसंट्रेशन टर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और कहानी यही नहीं रुकेगी भैया, इसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के। लगभग 250-300 हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रैक्टिस के तौर पे, और फिर 250-300 ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। यानी कि आईआईटी जेईई के जितने भी प्रीवियस ईयर 25, 30, 35, 40 सालों में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल इस पर्टिकुलर चैप्टर से आए हैं, वो चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके अलावा आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, जिसमें आपको आपके डाउट्स लाइव सेशंस में हम कैटर करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर बहुत जल्दी एक नया फीचर आने वाला है टेस्ट सीरीज का, वो टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। और उसके अलावा आपके मोटिवेशन सेशंस, नोटिफिकेशन सेशंस, यहां पर सारी चीजें जो होगी वो आपके यहां पर अवेलेबल होगी मैग्नेट ब्रेन्स पर, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ना सिर्फ YouTube चैनल बल्कि वेबसाइट magnetbrains.com की वेबसाइट पर भी ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, दैट टू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कहना चाहिए इतनी सारी चीजें किसी के पेड कोर्स में भी नहीं है, और वो मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। अब हम देखते हैं हम लोग किसकी, मोलारिटी की, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो मोलारिटी की यहां पर बात करते हैं। मोलारिटी जो है वो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि एक कंसंट्रेशन टर्म है। यानी कि ये एक और जरिया है जिससे आप सल्यूट का अमाउंट, सल्यूट का मास या सल्यूट की क्वांटिटी बता सकते हो कि वो कितना सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। लेकिन ये अमाउंट आप सल्यूट का मोल्स के टर्म्स में बताते हो, क्योंकि मोलारिटी में एज द नेम सजेस्ट भाई मोल्स आते हैं, मोलारिटी मोल से बनी है। तो मैंने कहा था ना कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन में सल्यूट कितना है ये अमाउंट बताना। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो उसमें सल्यूट कितना है, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन इट, वो कहलाता है उसका कंसंट्रेशन बताना। और जब वो अमाउंट मोल्स के टर्म्स में बताओगे तो मोलारिटी वहां पर एक कंसंट्रेशन टर्म बन जाएगी मोल्स के टर्म्स में। अब क्या है, इस पर पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। सिंपल रेक्टिफिकेशन वाली डेफिनेशन तो एक लाइन की है जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है। रेक्टिफिकेशन वाली डेफिनेशन तो एक लाइन की जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब अगर सॉल्यूशन 1 लीटर है, सॉल्यूशन अगर 1 लीटर है तो उसमें मौजूद सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, यह बात पता करना मतलब मोलारिटी पता करना। So whatever is the number of moles of solute present per liter, याद रखना सॉल्यूशन 1 लीटर होना चाहिए, तो that is called as molarity, उसको अपन मोलारिटी कहते हैं। क्लियर? समझेंगे मेरी बात को, पहले यहां मेरी बात को समझेंगे। सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, हर बार की तरह अपन एक कंटेनर तो लेना ही पड़ेगा अपने को। ये अपने पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अपन ने कुछ पानी मिलाकर रखा था, ये अपन ने कुछ पानी मिलाकर रखा हुआ है। ठीक है, ये अपन ने पानी मिलाकर रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करा अपन ने, इस पानी को अपन सॉल्वेंट बोल देंगे, बिल्कुल बेहिचक इसको अपन बोल सकते हैं कि इट्स अ सॉल्वेंट।
ठीक है। और इसमें अपन ने कोई सल्यूट मिला दिया से कोई नमक, कोई भी नमक अपन ने इसमें मिला दिया है, घर में यूज होने वाला देश का नमक, टाटा नमक ले सकते हैं या कोई सा भी और दूसरा सॉल्ट अगर आपको लगता है तो आप वो सॉल्ट ले सकते हो। मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इसको सोल्यूशन में बना लूं, ठीक है। तो मैंने इसमें सॉल्ट मिला दिया, कोई भी नमक, और से उसका वजन मिलाया है मैंने WB ग्राम, WB ग्राम, दिस इज इन ग्राम्स, WB ग्राम। ये नमक की मात्रा मैंने इसके अंदर मिलाई है, इसके अंदर डिप की है। अब बी क्यों बोल रहा हूं? वैसे तो मैं कुछ भी बोल सकता था, सिंपल डब्ल्यू भी बोल सकता था, लेकिन जनरली होता क्या है कि हम ए सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स ये बोलती है कि जो ए वो सॉल्वेंट है और जो बी है वो सारा डिटेल सॉल्यूट का है। बी जो है वो सारा डिटेल जो है वो सॉल्यूट का है, और इसलिए क्योंकि मेरा सॉल्ट सॉल्यूट है, उसका वेट कुछ मैंने मिलाया है तो उस वेट को W, और क्योंकि वो सॉल्यूट का वेट है तो WB। और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि तुम ए को सॉल्वेंट बी को सॉल्यूट मानो, इन जनरल आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो जिसमें अपनी एनसीईआरटी सबसे पहले शामिल है, तो एनसीईआरटी में कई जगह पर WA WB लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि WA WB क्या है। तो मैं बता देता हूं, WB आपका वेट ऑफ सॉल्यूट होगा और WA आ गया तो इट विल बी अ वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो WB सॉल्ट मिलाया है। अब भाई साहब जब WB सॉल्ट इसमें मिलाया है, जब WB सॉल्ट इसमें मिलाया है तो सॉल्वेंट के साथ मिलकर इसने सॉल्यूशन बना दिया होगा, मतलब ओवरऑल इट विल गोइंग टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, क्योंकि नमक मिल चुका है। और वो सॉल्यूशन का कितना ml है, सपोज करो VmL है, मतलब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना ml है, वो VmL है। और ये कब है? नमक के मिलाने के बाद। तो नमक मैंने मिला दिया, पहले मेरे पास पानी था, पानी में मैंने कुछ नमक मिलाया, कितना मिलाया, WB मिलाया, अच्छे से हिला दिया चम्मच से, इससे शेक कर दिया पूरे कंटेनर को ताकि पूरा सोल्यूशन बन जाए, और फाइनल वॉल्यूम जो सोल्यूशन का निकला वो VmL निकला। फाइनल वॉल्यूम जो निकला सोल्यूशन का वो VmL निकला। अब मेरे को बताओ, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं यहां पर कि VmL सॉल्यूशन में, VmL सॉल्यूशन में WB ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व है? WB ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व है? तो मैं बिल्कुल ये बात बोल सकता हूं कि अगर VmL सॉल्यूट है तो उसमें जो WB ग्राम है वो सॉल्ट डिसॉल्व है, WB ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व है, क्योंकि VmL में सॉल्यूशन का VmL है और उसमें WB ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व है। और WB ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व है तो मेरे पास सॉल्ट का मास है, और अगर सॉल्ट को मैं जानता हूं कि वो सॉल्ट कौन है, अगर मेरे को पता वो सॉल्ट कौन सा है, भैया अगर घर में यूज होने वाला टाटा नमक है तो मुझे मालूम है वो NaCl है, अगर कोई और सॉल्ट है तो उसका फॉर्मूला भी मुझे मालूम है, और अगर फॉर्मूला मालूम है तो मैं इसके मोलार मास से उसको डिवाइड कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? इसके मोलार मास से उसको डिवाइड कर सकता हूं। ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या कर लेता हूं, इसके मोलार मास से उसको डिवाइड कर लेता हूं, तो इसके मोलार मास से उसको डिवाइड कर लेता हूं, और जैसे ही मोलार मास से डिवाइड करूंगा क्या मुझे NB मिल जाएगा? NB इज व्हाट? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मैंने क्या करा, जो वेट मेरे को मालूम था कि WB मैंने सॉल्ट मिलाया है, उस वेट को उसके मोलार मास से डिवाइड कर दिया, और जैसे ही डिवाइड करा तो मेरे को मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गए, क्योंकि मोल्स क्या होते हैं? क्योंकि मोल्स क्या होते हैं? गिवन वेट गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैंने क्या करा, गिवन मास से मोलर मास को डिवाइड कर दिया। गिवन मास कितना था, जो मैंने मास मिलाया है WP, और मोलर मास मुझे पता था MB है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो मुझे मोल्स आ गए। किसके मोल्स? सॉल्यूट के मोल्स।
तो NB सल्यूट के मोल्स हो गए। और मैं जो बात बोलता था कि VmL सोल्यूशन में WB ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व है, तो अब एक नई बात भी बोल सकता हूं। पता है क्या नई बात? ये बोल सकता हूं कि सर VmL सोल्यूशन में NB मोल्स सॉल्ट के डिसॉल्व है, NB मोल्स ऑफ सॉल्ट आर प्रेजेंट। अब मैं नई बात बोल सकता हूं, NB मोल्स। तो VmL सोल्यूशन का उसमें NB मोल सॉल्ट के डिसॉल्व है, NB नंबर ऑफ मोल्स इज B, तो NB मोल सॉल्ट के डिसॉल्व है। तो मैं एक काम करता हूं, अब यहां से पता कर लेता हूं कि यार 1 ml में कितने सॉल्ट डिसॉल्व होंगे, 1 ml में कितने सॉल्ट डिसॉल्व होंगे, मैं ये पता कर लेता हूं 1 ml में। तो VmL में अगर NB मोल्स डिसॉल्व है, ध्यान से सुनेंगे, VmL में अगर NB मोल्स डिसॉल्व है तो 1 ml में 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स डिसॉल्व होंगे? NB अपॉन V, NB अपॉन V मोल्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व होंगे, राइट? किसमें? 1 ml सॉल्यूशन में। तो अगर सॉल्यूशन 1 ml होगा, क्योंकि VmL में NB थे, तो यूनिटरी मेथड, वही बचपन के क्वेश्चंस, 2 रुपए में 5 चॉकलेट, तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट? तो VmL में NB मोल्स, तो 1 ml में NB अपॉन V मोल्स। और हमें 1 ml नहीं पता करना, क्योंकि हमें पर लीटर पता करना है। पर लीटर मतलब 1000 ml। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? 1 ml मतलब 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो हम यहां से बोल सकते हैं 1000 ml में 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कुछ नहीं, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहां 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने मोल्स मिल गए? NB अपॉन V इंटू 1000 मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट। और सोल्यूट कौन है? सॉल्ट। तो इतने सॉल्ट के मोल्स प्रेजेंट है। तो ये किस में आ गया? 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में इतने मोल्स आ गए। 1000 मोल्स ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट जो कि हमारा सॉल्ट था उसके इतने मोल्स आ गए। कितने आ गए? NB अपॉन V इंटू 1000 मोल्स। इतने मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। और भाई साहब जितने भी मोल्स प्रेजेंट होते हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, जितने भी मोल्स प्रेजेंट होते हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, वही तो हमारी मोलारिटी होती है, वही तो हमारी मोलारिटी होती है। तो इसको हम यहां पर कैपिटल M कह देंगे, क्योंकि इतने ही मोल्स तो प्रेजेंट है हमारे सोल्यूशन में। तो जब इतने ही मोल्स प्रेजेंट है अगर सोल्यूशन में, तो ये हमारी क्या हो गई? मोलारिटी। ये क्या हो गई? अपनी मोलारिटी। तो इसी को तो अपन कैपिटल M मोलारिटी कह देंगे। तो मोलारिटी क्या हो गया? NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो यहां पर किस में? ml में, और इनटू 1000, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना था। तो ml को 1000 में हमने पहले डिवाइड करेंगे तब लीटर में कन्वर्ट होगा। तो वो यहां पर यूनिटरी मेथड से मल्टीप्लाई करके आया है, तो वो ml जो होगा वो लीटर में आ गया। अगर पहले से ये लीटर में होता तो फिर तुम 1000 का मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, फिर ये 1000 हट जाता है यहां से, फिर तुम्हें 1000 का मल्टीप्लीकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स होंगे उसकी संख्या है मोलारिटी, उस मोल्स की संख्या बताएगा मोलारिटी। तो मोलारिटी मोल्स जितने हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में ये बताएगा। तो 1 लीटर के लिए आपको 1000 का मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वॉल्यूम ml में माना था। अगर आप पहले ही वॉल्यूम लीटर में मान लेते फिर 1000 की जरूरत नहीं पड़ती। बट दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या बन गया? NB अपॉन V इंटू 1000 दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्ट। क्या बन गया फॉर्मूला? फिर से NB इंटू कितना हो गया फॉर्मूला? NB इंटू 1000 अपॉन V विच हैज टू बी इन ml। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए जो आपके सॉल्ट के हो गए, और इतने नंबर ऑफ मोल्स ही आपकी मोलारिटी हो गए। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स ही आपकी क्या हो गए? मोलारिटी।
मोलारिटी हो गए, तो ये मोलारिटी हो गई। दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज मोलारिटी। क्लियर हो गया मोलारिटी? तो मोलारिटी क्या हो गया? NB विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन VML दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो ऊपर 1000, नहीं है तो फिर सिर्फ लीटर में लिखकर छोड़ देना। दैट इज मोलारिटी एंड इट इज डिनोटेड एज कैपिटल M। इसको अपन कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो मोलारिटी इज डिनोटेड एज कैपिटल M, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। सो दिस विल बिकम मोलारिटी। अब एग्जांपल के तौर पर दे दिया 1 मोलर NaOH मींस 1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 1 m NaOH लिखा हुआ है, क्योंकि मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? M, कैपिटल M, तो वहां पर लिख दिया है कि अगर 1 मोलार NaOH सॉल्यूशन है तो इसका मतलब NaOH का 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। NaOH का 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो ये आपकी मोलारिटी होगी, कैपिटल M। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मोलार। जो कैपिटल M होता है ना, इसको आप मोलार कह सकते हो, मतलब इसकी यूनिट बता रहे हैं। या तो ये मोलार कह लो इनको, ये मोलार हो गया, जैसे 1 m लिखा है तो 1 मोलार हो गया, और वी कैन कॉल इट एज मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर। तो इट विल बी कॉल्ड एज 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, 10 मोल्स पर लीटर। तो ये मोलारिटी हो गई कैपिटल M, मोलार। ठीक है, यूनिट मोल्स पर लीटर, हमेशा इट विल बी पर लीटर। अगर तुम ml में भी ले रहे हो वॉल्यूम तो भी पर लीटर बोलोगे, क्योंकि ml में तुम लेने के दौरान 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट मींस वो लीटर में ही जा रहा है। तुम भले लिख ml में रहे हो बट वो 1000 वहां पर बैठा हुआ है तो वो लीटर में इनपुट ले रहा है। ठीक है, तो दिस विल बिकम दी मोलारिटी, ये होती है मोलारिटी। क्लियर हो गया? तो भैया जितने नमक के मोल्स मौजूद होंगे, सोल्यूशन जब 1 लीटर होगा तो उस मोल की संख्या मोलारिटी कहलाई जाएगी उस सोल्यूशन की। अगर 1 मोल है तो 1 मोलारिटी, 2 मोल्स है तो मोलारिटी 2 हो गई, 4 मोल है तो मोलारिटी 4 हो गई, 100 मोल्स है तो मोलारिटी 100 हो गई। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम इसके आगे चर्चा करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ओके, तो आई होप ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया मोलारिटी का। आगे बात करते, थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। ऑल्सो इफ 0.1 मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml, अगर 0.1 मोल प्रेजेंट है 100 ml में तो भी मोलारिटी 1 आएगी। कैसे आएगी देखेंगे। देखो मोल्स क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला भी याद रखना, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अपन तो हमेशा ml में लेकर चलते हैं, इनटू 1000 कर देंगे, अपन कोई कंफ्यूजन नहीं रखते, अपन वॉल्यूम ml में लेकर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या होगी कि कभी ml ले लिया कभी लीटर ले लिया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ml में लेना था 1000 लगाना था, तुमने 1000 नहीं लगाया, भूल गए। तो वो भूलो नहीं, इसलिए अपन ये फॉर्मूला लेकर चलते हैं ml वाला। ठीक है, मतलब अपने लिए हमेशा 1000 लगेगा, दिमाग में ये बात बिठा लो। अपने लिए भाई साहब हमेशा 1000 लगेगा, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अपन जो वॉल्यूम लेकर चल रहे हैं वो ml में ही लेकर चलेंगे, मिलीलीटर में। तो मोलारिटी हो गई NB अपॉन VML इंटू 1000। ठीक है, अब इन्हें क्या बोला, 0.1 मोल है सोल्यूट का, 0.1 मोल है सोल्यूट का, तो NB 0.1, वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो 100 इंटू 1000, क्योंकि ये ml में है ना तो ये 1000 हो गया। ठीक है, तो मोलारिटी क्या होगा, 0.1 इंटू 1000 विल बी 100 अपॉन 100, तो इक्वल टू क्या आ गया 1, तो 1 मोलार हो गया, और वी कैन कॉल इट एज 1 मोल पर लीटर। बात वही आ गई। सो इट इज 1 मोल पर लीटर, 1 मोलारिटी आ गई, इट इज 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये 1 मोलार हो गया या 1 मोल पर लीटर हो गया। Also remember number of moles of solute is equal to molarity into liters of solution. Millimoles of solute is equal to molarity into milliliter of solution. ठीक है, तो मोलारिटी का हमें एक फॉर्मूला मिल गया। मोलारिटी का अगर फॉर्मूला फिर से लिखे एक बार और, तो क्या लिख देंगे अपन, तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलारिटी equals to moles of solute upon
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और अगर मिलीलीटर में रहा तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। बट फिलहाल क्योंकि मिलीमोल्स का कंसेप्ट समझना है तो इसको अपन लीटर में ही रख देते हैं, ठीक है। तो फिर 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। तो मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब अगर कभी हमें मोलारिटी दे दी जाए और वॉल्यूम दे दिया जाए तो फिर पूछेंगे मोल्स निकालो, तो मोल्स भी ऐसे ही निकल जाएंगे, कुछ नहीं करना, इसको यहां उठाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहां उठाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो किस में होगा, लीटर्स में होगा, विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो इट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल गिव यू मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो कभी आपको सोल्यूट के मोल्स अगर निकालने हो, कभी आपको अगर सोल्यूट के मोल्स निकालने हो तो आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें सोल्यूट के मोल्स दिए गए। दूसरी बात, अगर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम जो कि लीटर में है वो आपको मोल्स दे सकता है, तो एक और टर्म होता है मोल्स के साथ, मिलीमोल्स। मिलीमोल्स, लीटर की जगह वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में निकाल लिया जाए तो जो मोल्स की संख्या होगी उसकी जगह आपकी मिलीमोल्स की संख्या आ जाएगी, क्योंकि मोल्स की संख्या हम वॉल्यूम जो काउंट करते हैं वो लीटर के पे काउंट करते हैं। मतलब इतने लीटर सोल्यूशन था, इतने लीटर का सोल्यूशन था, उसमें हम मोल्स निकालते हैं। लेकिन पर एमएल अगर हमें निकालना हो तो मोलारिटी क्या है, पर मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। बट अगर पर एमएल निकालना हो तो फिर मोलारिटी हो जाएगी कि कितने मिलीमोल्स डिसॉल्व्ड है पर एमएल ऑफ द सॉल्यूशन में। तो पर एमएल के लिए क्या करना पड़ेगा, वी लीटर की जगह यहां पर वी एमएल लिखना पड़ेगा, और फिर आपके मोल्स नहीं आएंगे, फिर आपके मिलीमोल्स आएंगे, फिर आपके मोल्स नहीं आएंगे, फिर आपके मिलीमोल्स आएंगे। तो दिस विल बिकम वी एम एल। तो यहां पर जो आएगा वो आपका वी एम एल आ जाएगा। सो दिस विल बिकम वी एम एल। तो ये वी एम एल आ जाएगा आपका। तो दिस इज मिलीमोल्स। तो मोलारिटी की एक नई डेफिनेशन भी यहां से मिल गई। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, नंबर ऑफ मिलीमोल्स of solute upon volume of solution which has to be in ml। आप उसको लीटर में कन्वर्ट भी नहीं करोगे, मतलब आप 1000 भी नहीं लगाओगे, आप सिर्फ ml लिख दोगे। तो इट्स द नंबर ऑफ मिलीमोल्स प्रेजेंट पर ml ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर एमएल ऑफ द सॉल्यूशन। ये मोलारिटी का एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मिलीमोल्स। ये वाला मोल्स के टर्म्स में था, ये वाला मोल्स के टर्म्स में था, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। बट पर लीटर की जगह पर एमएल हो गया तो फिर आप उसमें मिलीमोल्स की संख्या निकाल लोगे तो भी आप मोलारिटी बता रहे हो। तो मोलारिटी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल विच इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट। तो कभी मिलीमोल्स निकालना हो तो मोलारिटी इंटू वी कर लेना, बट इंश्योर करना जो वॉल्यूम लिख रहे हो वी वो एमएल में लिखो, तो मिलीमोल्स आ गया। ठीक है, और मोल्स और मिलीमोल्स का वही रिश्ता है जो लीटर और मिलीलीटर का होता है। एक लीटर में 10 की पावर 3 1000 मिलीलीटर होते, तो एक मोल में 1000 मिलीमोल्स होंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव दैट कन्वर्जन। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया मोलारिटी का, आप बिल्कुल इसका स्टार बना सकते हो। ये फॉर्मूला जनरली बुक्स में नहीं दिया है, मैं अभी क्लियर कर दूं। ये फॉर्मूला जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बट ये फॉर्मूला भी होता है मोलारिटी का मिलीमोल्स के टर्म्स में, और अगर मोल्स के टर्म्स में लिखना है तो यही फॉर्मूला है। ठीक है, इसी को आप एमएल में अगर लिखना है तो फिर ऊपर 1000 कर लेना, क्योंकि ये लीटर में ही जाएगा। मतलब यहां मोलारिटी का एक फॉर्मूला आगे और एक्सटेंड करें तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ solution
अगर ml में गलती से आ गया तो फिर आप इंटू 1000 करके लीटर में करना, ये वाला फॉर्मूला। और मैंने कहा यही फॉर्मूला आप याद रखो तो और बेहतर है, ये फॉर्मूला सर्वे सर्वा है, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। यहीं से आप फिर मिलीमोल्स वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप दोनों तरफ 1000 को डिवाइड कर दोगे तो आपका खेल हो जाएगा, वो 1000 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो एंड इट इज दिस इज हाउ इट विल गो। तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं आपके सामने, मिलीमोल्स में निकालना हो तो नीचे वाला, मोल्स में निकालना हो तो ऊपर वाला। ज्यादातर आता ये मोल्स वाला ही, ज्यादातर आता मोल्स वाला ही, तो मोल्स वाला ही फॉर्मूला आपको ज्यादा यूज करना है। और एक और चीज, मोल्स का हमें पता है कि कैसे निकालते हैं हम, मोल्स के एक्सटेंड फॉर्म में लिख दें अगर फॉर्मूला तो भी हमें पता है। मोलारिटी क्या हो गई, अभी अभी देखी, मोल्स के टर्म्स में क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो इट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, सो इट विल बिकम वॉल्यूम ऑफ solution if it's in ml, तो we have to multiply it with 1000, ठीक है। now we know moles क्या होता है, हमें पता है मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, तो इट विल बी गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स जो होंगे वो गिवन मास अपॉन मोलर मास होंगे, सो दिस इंप्लाइज मोलारिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा और खोलकर लिखते हैं, मोल्स की जगह लिख देते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया मोल्स, दिस विल बिकम मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम जो किस में है, ml में अगर, तो इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो किस में है, ml में, तो ऊपर अपन 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास किसका, मोलारिटी का। एक्सटेंडेड फॉर्मूला, ये एक्सटेंडेड फॉर्मूला ऑफ व्हाट, जब हमने मोल्स का फॉर्मूला डाल दिया तो उसका ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो ये आपका एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये आपके पास एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया। सो दिस विल बी एक्सटेंडेड फॉर्म, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। ये भी आप लिख सकते हो मोलारिटी का फॉर्मूला, ये भी मोलारिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। एंड यूनिट हम सबको क्लियर है, यूनिट विल बी अगेन मोल्स पर लीटर, or we can call it as molar, or we can call it as simple m, ये सारी क्या हो गई, डिफरेंट यूनिट्स हो गई जो कि मोलारिटी के लिए यूज की जाती हैं। तो ये सारी डिफरेंट यूनिट्स हो गई, क्लियर हो गया मोलारिटी, ठीक है। तो कोई भी सोल्यूशन में 1 लीटर अगर वो सोल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व्ड है ये पता लगा लो आप, ये मोलारिटी पता करें। अगर वो सॉल्यूशन ml में है तो या तो फिर लीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर उस ml में मिलीमोल्स पता कर लो कि कितने मिलीमोल्स है, तो फिर आप निकाल लोगे अगेन मोलारिटी। तो मान लो मेरे पास ये एक पानी की बॉटल है, मान लो ये एक सॉल्यूशन बना दिया मैंने इसका, इसमें मैंने कुछ नमक मिला दिया। अब ये 1 ml तो ये 1 लीटर तो नहीं है, क्योंकि पूरी बोतल अगर भरी होती तो 1 लीटर की बोतल है तो 1 लीटर पूरा माना जाता। ये कुछ ml है, 100 ml हो सकता है, 150 ml हो सकता है, कुछ पानी है ये, ठीक है। तो इसके 1 लीटर के हिसाब से कितने मोल्स इसमें हो सकते थे वो पता करना, मतलब इस सॉल्यूशन की मोलारिटी हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये तो 100 ml है या 150 ml है, तो 100 अपॉन 1000 करके उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो पर लीटर के हिसाब से फिर उतना आंसर आ जाएगा। फिर पता चल जाएगा 0.1 लीटर में इतना है तो 1 लीटर में कितना होता, अगर ये 1 लीटर हो जाता तो वो जितने भी मोल्स होते 1 लीटर में वो इस सॉल्यूशन की मोलारिटी घोषित कर दी जाती। सो इट इज ऑलवेज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन।
और अगर आप ml में निकाल रहे हो तो या तो लीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर उसी ml में मिलीमोल्स निकाल लो, तो भी आप मोलारिटी निकाल लोगे। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर ml ऑफ द सोल्यूशन, ये भी निकल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, मोल्स का फॉर्मूला क्लियर हो गया, यहां पर मोलारिटी क्लियर हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। और यहां से एक फॉर्मूला और बन सकता है मिलीमोल्स का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में करके। तो अगर कभी कोई पूछे मिलीमोल्स कैसे निकालेंगे, तो मिलीमोल्स का फॉर्मूला, मिलीमोल्स का फॉर्मूला, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट, ये वॉल्यूम मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, जो किस में होगा, एमएल में होगा, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये आपका मिली मोल्स का फॉर्मूला हो गया, ये मिली मोल्स का फॉर्मूला भी हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये वाला पहला पार्ट था मोलारिटी का, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे एक बार, फिर इस वाले पेज का आप स्क्रीनशॉट लोगे, फिर इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लोगे। यहां पर मैंने आपको बताया मोलारिटी का एक फॉर्मूला जिससे आप मोल्स निकाल सकते हो। कभी आपको मोलारिटी दे दी, वॉल्यूम दे दिया, तो मल्टीप्लाई कर दो आपस में, आपको मोल्स मिल जाएंगे। और अगर आपको मोलारिटी मिलीमोल्स के टर्म्स में निकालनी है तो मिलीमोल्स पर एमएल मोलारिटी देगा, और फिर यहां से आपको मिलीमोल्स भी मिल जाएंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करके। बस अंतर इतना है, मिलीमोल्स के लिए वॉल्यूम एमएल में ही रखना है, एमएल में ही होगा, लीटर में कन्वर्ट करके नहीं रखना है, और मोल्स के लिए आपको लीटर में ही रखना है। तो अगर एमएल में होगा तो भी लीटर में कन्वर्ट करके ही रखना पड़ेगा, तब जाके मोल्स निकलेंगे। सीधा एमएल में रखते हो तो मिलीमोल्स निकलते हैं। ये इस पेज पे बताया मैंने, स्क्रीनशॉट लेंगे। और फिर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, ये लास्ट है जिसमें हमने एक्सटेंड किया है मोलारिटी को, क्योंकि हमने मोल्स का फॉर्मूला रख दिया यहां पे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से इसको हमने खोलकर रख दिया, तो ये एक और मोलारिटी का एक्सटेंडेड फॉर्मूला आ गया। एंड दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मोलारिटी, ये मोलारिटी के डिफरेंट यूनिट्स है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? सो इज इट डन? ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। तो दिस वाज मोलारिटी। क्लियर हो गया? तो अगर सिंपल शब्दों में चलें तो मोलारिटी के अलग अलग फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं वो एक बार फटाफट लिख लेते हैं। तो मोलारिटी होता है सर कितने मोल सोल्यूट के होंगे अपॉन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में। तो पर लीटर ऑफ सोल्यूशन के लिए डिवाइड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा, जो कि लीटर में होगा। अगर यही मिलीलीटर में हुआ तो मोल्स अपॉन वी ml इंटू 1000 कर लेना। अगर ये VML ही हुआ, 1000 नहीं कर रहे हो, तो फिर ऊपर मिलीमोल्स निकाल लेना। तो ऊपर मिलीमोल्स हो जाएंगे अपॉन VML, तो ये भी मोलारिटी हो जाएगी। और अगर मोल्स का एक्सटेंडेड फॉर्म है आपके पास, मतलब आपको सोल्यूट का मास पता है, मोल्स नहीं पता है, तो फिर आप कर लेना गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। सोल्यूट का जो भी मोलर मास है ये मोल्स दे देगा, इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि लीटर में होना चाहिए, बट अगर ये मिलीलीटर में तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। इसमें मोल्स नहीं आ रहे, इसमें गिवन मास फिर चाहिए रहेगा। तो गिवन मास को फिर उसके मोलर मास से डिवाइड करना, जो सोल्यूट है उसके, तो मोल्स दे देगा अपने आप, और फिर ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये भी मोलारिटी। तो अब आपकी मर्जी क्वेश्चन कौन सा आएगा, आप अलग अलग फॉर्मूले यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए, यही फॉर्मूले जो आपको इस्तेमाल करना है डिपेंडिंग की क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, क्या चीज दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर तो हम लोग डीपीपी की सॉल्व करेंगे, बट एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 1.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपको दे रखा है। C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जो कि 50 ml सोल्यूशन में डिसॉल्व है। बहुत बढ़िया। तो हमें मास ऑफ ग्लूकोज दे रखा है कितना, 1.80 ग्राम, 1.80 ग्राम।
मोलार मास ऑफ ग्लूकोज हम निकाल लेंगे, 1 मोल का मास, जो कि उसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख लोगे तब आता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज हम निकालते हैं, विच इज C6H12O6, C6H12O6 कैसे निकलेगा? कार्बन 6 है और एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 6 72। हाइड्रोजन 12 है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12। ऑक्सीजन 6 है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 96। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो यू विल गेट 180, तो 180 आपको मिलेगा। तो मोलार मास ऑफ ग्लूकोज विल बी 180। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें दे रखा है, कितना? 50 ml में। सीधा में मोलारिटी निकालनी है, निकाल लेते हैं मोलारिटी। फॉर्मूला बोलेंगे, जो डेटा दिया उसके हिसाब से कौन सा यूज होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास सल्यूट का इनटू ml में है तो 1000 ऊपर करेंगे, अपॉन वॉल्यूम जो कि सॉल्यूशन का ml में होगा। बोले गिवन मास इज 1.80 अपॉन मोलर मास निकाल लिया है 180 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में कितना है? 50। तो 50 ml है, इसलिए ऊपर 1000 पहले ही कर दिया। बोलेंगे भाई डेसिमल यहां से उचकेगा तो 2 0 यहां बढ़ेंगे, 180 से 180 कैंसिल, 1000 बाय 5000, तो इट इज 1/5। 1/5 is 0.2, so the answer is 0.2 moles per liter। तो मोलारिटी कितनी आ गई? मोलारिटी विल बी इक्वल टू 0.2 moles per liter, so this will be the answer। तो मोलारिटी विल बी 0.2 moles per liter, तो इसका आंसर आ गया 0.2 moles per liter। 1/5 is 0.2। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आंसर समझ में आया कैसे निकाला? लल्लू क्वेश्चन था ये तो, लेकिन अभी डीपीपी करेंगे तो और मजा आएगी। सो आंसर इज 0.2 मोलार या मोल्स पर लीटर या फिर कैपिटल एम, तो 0.2 एम इसका आंसर होगा। समझ आया कैसे किया ये क्वेश्चन? ये लल्लू क्वेश्चन था आपको फॉर्मूले को रखना सिखाने के लिए कि फॉर्मूले में डेटा कैसे रखना है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल उम्मीद मत करना कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ये तो पहला बेसिक एग्जांपल था, तो वो होता है ना शुरुआत में थोड़ा सा लड्डू फेंकते पासा फेंकते, वो वाला हिसाब था। अभी आएगा लेवल वाला क्वेश्चन। डीपीपी जब करेंगे तब सारे लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे। कंसेप्ट क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। फिर अभी मोलारिटी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम मोलारिटी के अलग अलग केसेस पढ़ने वाले हैं कि किस किस कंडीशन पे क्या क्या मोलारिटी सोल्यूशन की हो सकती है, किस तरीके से मोलारिटी बदल सकती है। ये सारी चर्चा हम करने वाले हैं अपने इसी पार्ट में, ठीक है ना, इसी वीडियो में कंटिन्यूएशन में। बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था। और ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा चिंता मत करना, कैसा क्वेश्चन आएगा डीपीपी में पता चलेगा। लेकिन अब एक और केस की डिस्कशन करते हैं कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं मतलब इफ वी ऐड मोर सॉल्वेंट टू इट, तो क्या उसकी मोलारिटी बदलेगी? अगर हम उसमें सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करें, सॉल्यूट को ना ऐड करें, सॉल्यूट पहले जितना था सॉल्यूशन में उतना ही रखा, लेकिन हम उसमें और सॉल्वेंट डालते जा रहे हैं। मान लो पानी और नमक का सॉल्यूशन है, पानी सॉल्वेंट है, नमक सॉल्यूट है, तो जितना नमक मिला दिया उतना मिलाकर रखा है, अब उसको नहीं बदल रहे, लेकिन पानी और मिलाते जा रहे हैं, पानी पे पानी मिलाते जा रहे हैं, तो क्या सॉल्यूशन की मोलारिटी पर असर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि मोलारिटी बनती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम से। अब तुम मानते हैं तुम सॉल्यूट के मोल्स में कोई चेंज नहीं करे क्योंकि सॉल्यूट का मास तुम वही रखे हो, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो बदलेगा ना। और अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बदलेगा जो कि प्रिसाइसली सॉल्वेंट बढ़ाने पर बढ़ेगा, तो फिर मोलारिटी घट जाएगी, मोलारिटी कम हो जाएगी।
तो इसका मतलब डाइल्यूशन करने पर मोलारिटी जो कि कंसंट्रेशन टर्म है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन आर अपोजिट। तो डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, मतलब मोलारिटी कम कर रहे हो। संपट पड़ी क्या बात? तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात हमारी अगली स्लाइड में, लेकिन उस पर ले जाने से पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूं कि डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का खेल क्या होने वाला है। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का खेल क्या होने वाला है, ध्यान से सुनेंगे। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का खेल, अगर मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, यहां मैंने कंटेनर रखा हुआ है, इस कंटेनर में मेरे पास कुछ सॉल्यूशन भरा पड़ा है, एंड सपोज सॉल्यूशन है VmL ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें मैंने सॉल्ट को मिला रखा है जो कि मेरा है सॉल्यूट, ठीक है। और इस सॉल्यूशन की मैं मोलारिटी मान लेता हूं M1, वॉल्यूम मान लेता हूं फिलहाल V1, और ml में नहीं मान रहा, लीटर में ही मान लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। तो इट इज V1 वॉल्यूम जो लीटर में है, किसका? सॉल्यूशन का। तो यहां से M1 क्या आएगा? M1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट मान लेते थोड़ी देर के लिए NB है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो NB है। तो यहां से मोलारिटी क्या आ गई? यहां से मोलारिटी क्या आ गई? M1 विच इज इक्वल टू NB अपॉन V1, NB अपॉन V1। तो मोलारिटी कितनी आ गई? NB अपॉन V1। तो मोलारिटी इज M1 विच इज इक्वल टू NB अपॉन V1। ये मोलारिटी आ गई इसकी, ये मोलारिटी आ गई। अब क्या कर रहे हैं? अब हम इसमें और पानी मिला रहे हैं, मतलब और सॉल्वेंट मिला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है V1 बदल रहा होगा और इनफैक्ट बढ़ रहा होगा। और अगर V1 बढ़ेगा, यहां अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है मोलारिटी घटेगी, क्योंकि NB कांस्टेंट है, आप मोल्स को चेंज नहीं कर रहे हो, NB कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट नंबर का जो डिवीजन है, डिनोमिनेटर, वो वैल्यू क्या होती जा रही है? वो बढ़ती जा रही है। तो NB अपॉन V1 है, और V1 यानी कि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो वॉल्यूम अगर बढ़ता जाएगा तो ये मोलारिटी घटती जाएगी। क्लियर हो गया ना? वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलारिटी कम होगी, वॉल्यूम अगर कम होता है तो मोलारिटी बढ़ती। और वॉल्यूम बढ़ाना मतलब मोर सॉल्वेंट ऐड करना, मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना। तो मतलब ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करना मतलब क्या? इसमें और पानी ऐड करना, इसमें और पानी ऐड करना। तो इसमें और पानी हमने ऐड कर दिया, इसमें और पानी हमने ऐड कर दिया। सॉल्यूट अभी भी उतना ही मिला हुआ है जितना पहले था, सॉल्यूट तो अभी भी उतना ही है जितना पहले था। NB पहले मोल्स थे, अभी भी मोल्स उतने ही है, लेकिन क्योंकि पानी और ऐड किया तो जो वॉल्यूम है वो बदल गया। अब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना हो गया? V2 लीटर हो गया। उससे मोलारिटी जो बदल गई वो हो गई M2। तो यहां मैं लिख सकता हूं M2 विच इज इक्वल टू NB अपॉन V2। ये सेकेंड मोलारिटी आ गई। तो ये फर्स्ट मोलारिटी थी M1 विच इज इक्वल टू NB अपॉन V1, ये सेकेंड मोलारिटी हो गई M2 इक्वल टू NB अपॉन V2। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में कौन सी चीज कांस्टेंट है? NB, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर NB इक्वल्स टू M1 इंटू V1, क्योंकि ये V1 यहां मल्टीप्लाई होगा। तो M1 इंटू V1, लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। और यहां से लिख सकता हूं NB
equal to m2 into v2. Let this be second equation. And since from 1 and 2 both are equal to nb, तो we can say from 1 and 2, ध्यान से देखेंगे, so from 1 and 2 m1 v1, क्योंकि दोनों इक्वल है nb के, तो m1 v1 m2 v2 के इक्वल हो जाएगा। समझ आया कैसे हुआ? क्योंकि दोनों एनबी के इक्वल है। m1 v1 किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। और m2 v2 भी किसके इक्वल है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। और डाइल्यूशन करने पर हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं बदल रहे थे, हम सिर्फ पानी मिला रहे थे। पानी क्या था? सॉल्वेंट, जिससे सॉल्यूशन पे असर पड़ता था v1, सॉल्यूशन पे असर पड़ता था v1, जो बढ़ता था जिससे मोलैरिटी घटती थी। तो नया सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया v2, जिससे मोलैरिटी और कम हो गई m2। लेकिन इस दौरान NB सेम रहा, तो NB सेम रहा, तो NB इक्वल टू m1 v1 हमने पहली इक्वेशन से निकाला, NB इक्वल टू m2 v2 सेकंड इक्वेशन से निकाला, बाद में जाके दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर दिया, तो दोनों NB के इक्वल है, तो इट मींस m1 v1 विल बी इक्वल टू m2 v2, तो m1 v1 विल बी इक्वल टू m2 v2। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, m1 v1 विल बी इक्वल टू m2 v2, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। इट मींस व्हाट? Total number of moles before dilution, total number of moles before dilution will be equal to total number of moles after dilution. Total number of moles after dilution will be equal to total number of moles after dilution, क्योंकि moles will remain the same ना, इसलिए m1 v1 will be equal to m2 v2, और मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मोल्स के बराबर ही होती है, तो मोल्स पहले फर्स्ट इक्वेशन में जितने थे सेकंड में भी उतने ही रहेंगे, तो इसलिए मोल्स nb will be equal to nb आफ्टर डाइल्यूशन, और nb मतलब m1 v1, आफ्टर डाइल्यूशन nb मतलब m2 v2, तो m1 v1 will be equal to m2 v2। ये हमारा इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन है, दिस इज कॉल्ड एज मोलैरिटी इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन। तो ये हो गई मोलैरिटी इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन, मोलैरिटी इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन। तो ये मोलैरिटी इक्वेशन हो गई किसकी? डाइल्यूशन की। ये इंपॉर्टेंट है, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, और ये तब यूज करना है जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो सॉल्यूशन का। जब आप सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर रहे हो तो m1 v1 विल बी इक्वल टू m2 v2। क्लियर हो गया? पहले मोल्स बाद के मोल्स के हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि सिर्फ मोल्स कब बदलेंगे? जब सॉल्यूट की मात्रा कम ज्यादा करोगे, और डाइल्यूशन पे आप सॉल्यूट की मात्रा कम ज्यादा नहीं करते, आप सॉल्वेंट की मात्रा कम ज्यादा करते हो, तो फिर मोल्स की संख्या सेम रहेगी डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद। तो NB कांस्टेंट रहेगा, इसलिए NB का यहां से फॉर्मूला बना m1 v1, और NB का यहां से फॉर्मूला बना m2 v2। NB दोनों NB सेम है, तो NB फ्रॉम 1 and 2 m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अब इसके अलग अलग केसेस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? ठीक है। सो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, यही चीज यहां लिखी हुई है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। डाइल्यूशन से पहले भी मोल्स और डाइल्यूशन के बाद के मोल्स दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं m1 v1 विल बी इक्वल टू m2 v2। यही फॉर्मूला भी हमने लिखा है, तो m1 v1 will be equal to m2 v2, where m1 and m2 are the molarities before and after dilution, and v1 and v2 are initial and final volumes respectively, initial volumes and final volumes respectively। अब यहां से कभी चेंज इन वॉल्यूम निकालना हो कि कितना वॉल्यूम में चेंज आया, तो कैसे निकाल सकते हो? m1 v1 will be equal to m2 v2, so we can say v2 equal to m1 v1 upon m2 upon m2, so this implies v2 equal to m1 by m2 into of v1। चेंज के लिए क्या करोगे? यहां से v2 अपॉन v1
इक्वल टू m1 अपॉन m2 कर दोगे, ठीक है। v2 अपॉन v1 इक्वल टू m1 अपॉन m2 कर दोगे। यहां से हम क्या कर सकते हैं, v2 अपॉन v1 माइनस v1 और m1 अपॉन m2 माइनस v1 हम कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि v1 अपॉन v1 और v1 अपॉन v1 हम कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा समझेंगे यहां पर। तो v2 माइनस v1, v2 अपॉन v1, ये समझ में आया। मैंने माइनस v1 अपॉन v1 यहां से भी माइनस किया और वहां से भी माइनस किया, कोई चेंज नहीं किया, कट जाएंगे दोनों। अब अपन यहां एलसीएम ले लेते हैं v1 का, तो यहां एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, v1 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आएगा, v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू, वहां क्या बचेगा, m1 इंटू v1 माइनस m2 इंटू v1 अपॉन m2 v1, ये एलसीएम लेकर आएगा। v1 वहां ले जाते हैं तो v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू m1 v1 माइनस m2 v2, सॉरी माइनस m2 v1, m1 v1 माइनस m2 v1 अपॉन m2 v1 इंटू v1। क्लियर हो गया। तो ये आ गया आपका v2 माइनस v1 विच इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। सो दिस इज v2 माइनस v1 विच इंडिकेट्स चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग डाइल्यूशन। तो ये चेंज इन वॉल्यूम का भी आ गया एक्सप्रेशन, चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग डाइल्यूशन। और अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगे तो काम आप सिंपल कर सकते हो, पहले v1 आपको पता होगा, v2 आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, v2 आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, और यहीं पर v2 निकालने के बाद आप v2 माइनस v1 कर सकते हो चेंज निकालने के लिए। तो यहीं आप चेंज निकालने के लिए v2 माइनस v1 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। यहां पर वहां पर वो इजी है अगर वो लग रहा है तो, नहीं तो ये फॉर्मूला आपका यहां पर बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। क्लियर हो गया। फॉर्मूला कैसे बना, vt इक्वल टू m1 v1 अपॉन m2, v2 क्या होगा, m1 v1 अपॉन m2, अपॉन m2 की जगह v2 अपॉन आपने m1 m2 लिख दिया, इंटू v1 लिख दिया, v1 को यहां ले आए तो v2 अपॉन v1 इक्वल टू m1 बाय m2, v2 बाय v1 विल बी इक्वल टू m1 बाय m2। समझ में आया। यहां m1 बाय m2 और v2 बाय v1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, mm एक तरफ vv एक तरफ, तो v2 बाय v1 इक्वल टू m1 बाय m2। अब आपने v2 बाय v1 में माइनस v1 बाय v1 कर दिया, -1 कर दिया मतलब, और यहां पर भी आपने -1 कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। इसको एलसीएम लिया तो नीचे आया v1, ऊपर आया v2 माइनस v1, और हमें v2 माइनस v1 ही चाहिए था चेंज के लिए, क्योंकि v2 माइनस v1 चेंज होता है। इक्वल टू, यहां एलसीएम लिया तो m2 v1 एलसीएम आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m1 का v1 के साथ और m2 का v1 के साथ, अपॉन m2 v1, तो ये अपॉन m2 v1 आ गया। तो v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू m1 v1 माइनस m2 v1 अपॉन m2 v1 इंटू ये v1 यहां चला गया तो इंटू v1 आ गया। तो ये v2 माइनस v1 जो आएगा, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग डाइल्यूशन। अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहो तो फॉर्मूले से निकल जाएगा, अगर आप v2 अलग से निकाल लेते हो तो फिर v1 में से उसको माइनस कर देना, तो आपका चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। जो आपने डाइल्यूशन की दौरान वॉल्यूम में बदलाव किया वो वॉल्यूम आ जाएगा, v2 माइनस v1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये बदलाव कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए हमने v2 माइनस v1 का एक्सप्रेशन निकाला है। ठीक है, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर इसके आगे हम और चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। नाउ सो दिस इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। नाउ मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग, अब अलग केस आ गया। ये तो डाइल्यूशन था, अब सॉल्यूशन की क्या मोलैरिटी होगी अगर इसमें दो अलग अलग मोलैरिटी वाले सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया जाए। तो सुनेंगे यहां पर, इफ V1 ml of a solution of molarity M1 and V2 ml of a solution of molarity M2 are mixed, then the molarity of resultant solution M3 may be calculated as। दोनों को मिक्स कर दिया गया। समझेंगे यहां पर केस क्या दिया हुआ है, ये अलग अलग केसेस है मोलारिटी के।
कि अलग अलग सोल्यूशन को मिक्स कर दिया गया तो रिजल्टेंट सोल्यूशंस की क्या मोलैरिटी होगी, उसकी ये चर्चा है। तो यहां पर सपोज करो मेरे पास एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का एक मोलैरिटी दे रखी है जो कि है M1 और इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है V1। ठीक है, तो इसके अंदर अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो कितना हो गया M1V1। ठीक है, और मेरे पास एक और कोई सोल्यूशन है दूसरा, ये कोई दूसरा सोल्यूशन है, इसके अंदर भी कुछ मोलैरिटी बनी हुई है क्योंकि सोल्यूशन है। तो M2, इसका जो हो गया वॉल्यूम वो हो गया V2। तो इसके जो मोल्स निकलेंगे, सपोज ये NB1 है, इसके जो मोल्स निकलेंगे वो निकलेंगे NB2 विच इज इक्वल टू M2 इंटू V2, विच इज इक्वल टू NB2 विच इज इक्वल टू M2 इंटू V2, और NB1 इज M1V1। अब हमने क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल मोल्स एक बड़े कंटेनर में आएंगे। मतलब हमने एक बड़ा कंटेनर लिया, हमने ये एक बड़ा कंटेनर लिया और इसमें इसको भी और इसको भी दोनों को ऐड कर दिया। तो जब दोनों को ऐड कर दिया तो यहां पर क्या क्या चीजें हो गई, यहां पर ये चीज के इसके मोल्स तो आ गए पहले वाले सोल्यूशन के, और साथ में दूसरे वाले सोल्यूशन के भी मोल्स आ गए। ठीक है, तो अब इसकी मोलैरिटी हम मान लेते हैं क्या होगी, इसकी मोलैरिटी होगी M3 और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा V3। ये जो वॉल्यूम होगा वो होगा कितना, V3। तो वॉल्यूम होगा V3, ये वॉल्यूम होगा, तो V3 इसका वॉल्यूम आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे NB3 विच इज इक्वल टू M3 इंटू V3, M3 इंटू V3 क्योंकि इसमें दोनों को ऐड किया गया है। मान लो ये कंटेनर A था, ये कंटेनर B था, तो इसमें A प्लस B किया गया है, A प्लस B किया गया। तो A के भी मोल्स आ गए NB1 और B के भी मोल्स आ गए NB2। तो टोटल मोल्स इसके अंदर कितने हो गए, टोटल मोल्स हो गए इसके अंदर NB3 विच इज इक्वल टू NB1 प्लस NB2। तो NB3 will be equal to NB1 which is M1V1 plus NB2 which is M2V2, क्योंकि NB2 is M2V2। भैया इसके अंदर जो मोल्स की समेशन होगा वो इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स ही तो होंगे, क्योंकि इन दोनों को ही तो पलटाया है यहां पर। तो इसके अंदर बड़े कंटेनर के अंदर A के भी मोल्स आ गए और B के भी मोल्स आ गए। A के मोल से NB1 और B के मोल से NB2, तो इसके अंदर दोनों मोल्स आ गए NB1 प्लस NB2, NB1 प्लस NB2। तो NB1 प्लस NB2 करके हमने NB3 निकाल लिया, और NB1 क्या है M1V1, तो M1V1, NB2 क्या है M2V2, तो M2V2। तो यहां से NB3 क्या हो जाएगा M3 और V3 विच इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो V3 वॉल्यूम होगा ये क्या होगा, V1 इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं V3 जो होगा वो V1 प्लस V2 होगा। मोलैरिटी ऐसा नहीं होती, मोलैरिटी ऐड नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। मोलैरिटी कैन नॉट बी एडेड कि एक की मोलैरिटी M1 है, एक की मोलैरिटी M2 है, तो M1 प्लस M2 टोटल मोलैरिटी, नहीं, वो आ जाता तो फिर इतनी मेहनत ही नहीं करते। मोलैरिटी ऐड नहीं होती, मोल्स ऐड हो जाते हैं। जैसे एक के मोल से 10, दूसरे में 5, तो मिल गए तो 15 मोल। वॉल्यूम हो जाएंगे 20 ml 10 ml, तो टोटल 30 ml। तो वही वॉल्यूम हमने लिख लिया कि V3 का जो वॉल्यूम होगा वो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम V1 प्लस V2 होगा। तो यहां V3 की जगह हम लोग, ये V3 है तो V3 की जगह हम लोग V1 प्लस V2 लिख लेते हैं। तो यहां देखेंगे अब, यहां देखेंगे अब, तो M3 इंटू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2. So we have this as M3 which is equal to
M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये आपकी रिजल्टेंट मोलैरिटी आएगी। जो दो सॉल्यूशंस जिनके कंसंट्रेशंस अलग अलग हैं, जिसके मोल्स अलग अलग हैं, उसकी रिजल्टेंट मोलैरिटी ये निकलेगी। तो M3 विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू M3। तो ये आपका M3 हो जाएगा, जो आपको यहां पर मिल रहा है ये पूरा M3 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये कब है? जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया गया है, जिनकी मोलैरिटीज अलग अलग है, लेकिन जो मोल्स होंगे सॉल्यूट के वो ऐड हो जाएंगे। फिर तो हमने मोल्स निकाल लिए पहले M1V1 करके, दूसरे के मोल्स निकाल लिए M2V2 करके, दोनों को ऐड कर दिया, और ये रिजल्टेंट मोल्स होंगे टोटल रिजल्टेंट सॉल्यूशन के बराबर, रिजल्टेंट सॉल्यूशन के मोल्स के बराबर। रिजल्टेंट सॉल्यूशन के मोल्स कितने मान लिए? NB3। तो NB3 विल बी इक्वल टू NB1 प्लस NB2। ठीक है, और NB3 हम क्या होगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम M3 और V3, जिसमें V3 क्या होगा? दोनों का वॉल्यूम का एडिशन। तो V3 को रिप्लेस कर दिया V1 प्लस V2 से। फिर M3 की वैल्यू आ गई M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर हो गया? ये सारे केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब संपट पड़ेगी ये बात। ये सारे जो केसेस बन रहे हैं आपके, ये सब के सब बहुत जरूरी है। तो ये अपन इक्वेशन प्रॉपर्ली बनाएंगे। सो दिस वाज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। मिक्सिंग के बाद क्या स्थिति होगी, ये वो चीज है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। तो संपट पड़ा ये वाला कंसेप्ट कि रिजल्टेंट मोलैरिटी सॉल्यूशन की क्या होगी जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया जाएगा। अब यहां पर एक बात ध्यान से समझना कि भैया जब अपन दो सॉल्यूशन को मिक्स करने की बात कर रहे हैं, तो वो दो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का नेचर है वो सेम होना चाहिए। अपन ने ऐड तो कर दिया, अब ऐड कर दिया तो इंश्योर किया कि भैया जो सॉल्यूट है वो सेम नेचर का है। सेम नेचर मतलब एग्जांपल देता हूं, जैसे पहला सॉल्यूशन एसिड है, पहला सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है और दूसरा भी एसिडिक सॉल्यूशन है, तो टोटल मोल्स ऐड हो गए। हमने कहा ना पहले सॉल्यूशन में मोल्स है NB1, दूसरे सॉल्यूशन में मोल्स है NB2, तो इसको ऐड कर दिया NB1 प्लस NB2 इक्वल टू NB3, और फिर M1V1 के टर्म्स में हमने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया फाइनल ये वाला। लेकिन हमने ऐड किया क्यों? मुद्दा ये है ऐड क्यों किया? क्योंकि दोनों सॉल्यूट का नेचर सेम था। पहला एसिड था, दूसरा भी एसिड है, ऐड हो गए। पहला बेस है, दूसरा भी बेस है, ऐड हो गए। तो ऐड होंगे तो मोल्स टोटल संख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लो पहला सॉल्यूशन एसिड होता और दूसरा बेस होता, तो क्या फिर ऐड होते? ये दो ऑपोजिट नेचर के सॉल्यूशंस हो गए भाई, सेम नेचर नहीं रहा। एसिड बिल्कुल ऑपोजिट है बेस से, या बेस बिल्कुल ऑपोजिट है एसिड से। क्लियर हो गया? अब एसिड और बेस के अगर मोल्स मिलेंगे तो ये ऐड नहीं होंगे, ये एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे, बोले तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। कब? एसिड और बेस। ये ऐड कब हुए? जब नेचर सेम था, एसिड एसिड था या बेस बेस था। तो यहां सिंपल कहना चाहिए कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस कब? व्हेन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस कब? व्हेन द नेचर ऑफ टू सॉल्यूशंस आर सेम। When the nature of two solutions are same. When the nature of two solutions are same. But what if the nature of two solutions are different, are opposite? एक एसिड है एक बेस है, तब क्या होगा? तब मोल्स ऐड नहीं होंगे, तब मोल्स सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मोल्स एक दूसरे को काटेंगे भाई। एसिड बोलेगा मैं बेस के मोल्स को काटूंगा, बेस बोलेगा एसिड के मोल्स को काटूंगा। और अगर उस समय सब मोल्स कट गए तो फिर मोलैरिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि एसिड के मोल्स ने बेस के पूरे मोल्स को खत्म कर दिया, सॉल्यूशन टोटली न्यूट्रलाइज हो गया, जीरो कंसंट्रेशन, जीरो मोलैरिटी। लेकिन अगर किसी के भी मोल्स बच गए तो पूरा सॉल्यूशन उस मोल के हिसाब से एक्ट करेगा। मान लो एसिड के मोल्स बच गए तो फिर पूरा सॉल्यूशन एसिड के मोल्स के हिसाब से, एसिड के बिहेवियर से काम करेगा।
अगर बेस के मोल ज्यादा हैं तो बेस के मोल्स बच जाएंगे, एसिड पूरे निपटा देंगे, और बेस के मोल्स पूरे एसिड निपटाने के बाद तब भी कुछ बच जाएंगे, तो फिर पूरा सोल्यूशन बेस की तरह बिहेव करेगा। यह होगा रिजल्टेंट मोलारिटी। तो वही चर्चा अब अपन को करनी है, वही चर्चा अपन यहां करने वाले हैं। सो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। सो इन दिस केस moles of solutions, moles of different solutions will get subtracted. Moles of different solutions will get subtracted. So it will get subtracted. Moles of different solutions will get subtracted. तो subtract कर लेंगे. In this case, case 1, M1V1 एसिड है। अगर M1V1 एसिड का है और M2V2 बेस का है, then mixture is neutral. मतलब moles of acid वो बोल रहे is equal to moles of base, moles of acid is equal to moles of base. तो एसिड के मोल्स बेस के मोल्स के इक्वल है, तो फिर 100% मिक्सचर इज न्यूट्रल। तो मिक्सचर आपका न्यूट्रल होगा। क्लियर हो गया? मिक्सचर आपका बिल्कुल न्यूट्रल होगा, क्योंकि मोल्स ऑफ एसिड और मोल्स ऑफ बेस बिल्कुल सेम है। तो ये ऐड होने की जगह टोटल सब्ट्रैक्ट हो गए और सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया। पूरा सोल्यूशन न्यूट्रल बिहेव करेगा, ठीक है। और न्यूट्रल बिहेव करेगा तो इट इज मोर लाइक अ वाटर, तो उसमें कोई सॉल्यूट माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि सब वाटर बन चुके होंगे। बट अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बट अगर सोल्यूशन में एसिड के मोल्स ज्यादा रहे बेस के मोल्स के मुकाबले, सो दिस इज मोल्स ऑफ एसिड more than moles of acid more than moles of base, तो एसिड के मोल ज्यादा हैं बेस से, then the mixture is supposed to be acidic, क्योंकि एसिड के मोल ज्यादा है बेस से। तो M1V1 मतलब मानकर चले यहां पर मेरे पास सोल्यूशन है एक एसिडिक, ये एसिडिक सोल्यूशन है, इसमें एसिड मिला हुआ है भाई, ये मेरा एसिडिक सोल्यूशन है, इसमें एसिड मिला हुआ है, ये एसिड है। इसकी मोलारिटी M1, वॉल्यूम इसका V1, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा N1, जो कि मैं फिलहाल Na लिख देता हूं बिकॉज फॉर एन एसिड। मेरे पास दूसरा सोल्यूशन है जिसमें एक बेस है, इसमें मेरे पास दूसरा सोल्यूशन है, इसमें मेरे पास एक बेस है, ये मैंने बेस ले लिया कोई, इसकी मोलारिटी M2 और इसका वॉल्यूम V2, आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये NB बन जाएगा, मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी। क्लियर है? ये एसिड है और ये बेस है, ये एसिड है और ये बेस है। अब दोनों को मिला देते हैं, अब दोनों को मिला देते हैं इस कंटेनर में। किस कंटेनर में? इस कंटेनर में। तो अब दोनों को मिला देते हैं भाई इस बड़े कंटेनर में, तो क्या होगा? इसमें एसिड के मोल्स भी होंगे और बेस के मोल्स भी होंगे, और बेस के मोल्स भी होंगे। तो एसिड के मोल्स भी होंगे, बेस के भी मोल्स होंगे, तो इसके अंदर टोटल मोल्स आ जाएंगे Na प्लस Nb, टोटल मोल्स। लेकिन ये मोल्स ऐड होने की जगह एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट नेचर के मोल्स है ना, तो ये ऐड नहीं होंगे, ये एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसमें जिसके मोल ज्यादा होंगे वो रेस जीत जाएगा। तो मान लो अगर Na के मोल ज्यादा है तो पूरा सोल्यूशन विल बिहेव एसिडिक, तो फिर टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? Na माइनस Nb, तो यहां हो जाएगा M1, एंड इफ Na इज मोर देन Nb,
इफ एसिड के मोल्स इज मोर देन Nb, तो वी कैन से M1 M3 जो रिजल्टेंट मोलैरिटी निकलती है वो कैसे निकलती है, M1 V1 माइनस M2 V2 करके अपॉन टोटल वॉल्यूम तो हमेशा ऐड होगा, तो इट विल बी V1 प्लस V2। ये होगी मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन जो एसिडिक होगा, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन जो एसिडिक होगा। तो वही हो गया, मोलैरिटी ऑफ एसिड इन मिक्सचर इज M1 V1 माइनस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, और ये मोल्स माइनस कर दिए गए। ठीक है, तो ये मोल्स यहां प्लस नहीं होंगे, माइनस होंगे। क्लियर हो गया। प्लस पिछले केस में हुए थे, क्यों हुए थे प्लस, क्योंकि सेम सोल्यूशन था, ये ऑपोजिट है, एसिड और बेस बिल्कुल उल्टे एक दूसरे के, तो एसिड और बेस उल्टे तो ये माइनस होंगे, Na माइनस Nb, और अगर Na ज्यादा निकला तो सोल्यूशन रिजल्टेंट एसिडिक होगा, जिसकी मोलैरिटी ज्यादा मोल्स माइनस कम मोल्स से निकलेगी अपॉन V1 प्लस V2, और ज्यादा मोल्स है Na के, तो विच इज M1 V1 माइनस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये आपके रिजल्टेंट मोल्स हो गए। क्लियर हो गया, पूरी चीज क्लियर हो गई। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो दैट M3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एसिड माइनस मोल्स ऑफ बेस अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये भी आपकी वही बात कह रहा है, और उसी को आपने एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया तो भी आपकी वही चीज आ रही है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपकी पूरी सम अप हो गई जब एसिड के मोल ज्यादा हुए बेस से। केस 2 है ये। ठीक है, अब हम केस 3 और लेते हैं आखिरी, जब बेस के मोल ज्यादा होंगे एसिड से। तो तीनों केस हो गए, दोनों जब इक्वल थे एसिड और बेस, पहला केस, एसिड जब ज्यादा है बेस से, दूसरा केस, अब बेस जब ज्यादा होगा एसिड से, वो तीसरा केस। चर्चा करते तीसरे केस पे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, केस 2 क्लियर हो गया। और इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा वो डीपीपी जब अपन सॉल्व करने वाले हैं ना, तब क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आना है। इस पर क्वेश्चन की चिंता अभी फिलहाल मत करना। केस 3 पर आते हैं सीधा हम लोग, जिसमें बेस के मोल ज्यादा होंगे एसिड से। तो दिस इज केस 3। सेम दो कंटेनर इसमें भी लपेटने, तो अपन इसमें ये एक कंटेनर लपेट लिया, ये दूसरा कंटेनर इसका लपेट लिया बेस का, एक में भर दिया एसिड और एक में भर दिया बेस। तो ये एसिड है और ये बेस है। एसिड की मोलैरिटी कितनी है, मान लेते हैं M1 है, और वॉल्यूम कितना है V1 है। बेस की मोलैरिटी कितनी है M2, और वॉल्यूम मान लेते हैं कितना है V2। ठीक है, तो M2 और V2। अब क्या करें, यहां M1 V1 को ऐड करेंगे तो आपको एसिड के मोल्स निकलेंगे Na, और M2 इंटू V2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बेस के मोल्स निकलेंगे Nb। और अब इन दोनों को एक बड़े कंटेनर में डाल दिया गया, मतलब ये भी और ये भी सीधे एक बड़े कंटेनर में डाल दिए गए। ये रहा बड़े कंटेनर, जिसमें कुछ एसिड मिला था और बहुत कुछ बेस मिला था, बहुत कुछ बेस मिला था, क्योंकि बेस जो है वो ज्यादा होगा, तो ये बहुत कुछ जो है ये बेस मिला था। तो कुछ एसिड मिला था और बहुत कुछ जो था वो आपका बेस मिला था, बहुत कुछ आपका बेस मिला था। तो ये टोटल मिलेगा अब आपको। लेकिन अब ये ऐड नहीं होंगे, ये ऐड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है मोल्स ऑफ बी इज मच मोर देन मोल्स ऑफ ए, तो ये ऐड नहीं होंगे। तो यहां पर आपको Nb माइनस Na करके रिजल्टेंट मोल्स मिलेंगे, Nb माइनस Na करके रिजल्टेंट मोल्स मिलेंगे। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि Nr विल बी द रिजल्टेंट मोल्स, Nr विल बी द रिजल्टेंट मोल्स, जो क्या हो जाएंगे, जो हो जाएंगे Nb माइनस Na करके, जो Nb माइनस Na करके निकाले जाएंगे, Nb माइनस Na करके। तो ये रिजल्टेंट मोल्स होंगे। और अगर कोई पूछे रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी, रिजल्टेंट मोलैरिटी, रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी, जिसको मान लेते हैं Mr होगी अगर, तो क्या होगी रिजल्टेंट मोलैरिटी, रिजल्टेंट मोल्स
अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो रिजल्टेंट मोल्स, मोलैरिटी क्या होगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होते हैं ना, तो रिजल्टेंट मोलैरिटी मतलब पूरे सॉल्यूशन जो बना है उसका रिजल्टेंट नेट मोलैरिटी क्या होगी, तो जितने रिजल्टेंट मोल्स है वो अपॉन रिजल्टेंट वॉल्यूम, रिजल्टेंट मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्योंकि रिजल्टेंट वॉल्यूम तो ऐड ही होगा, टोटल वॉल्यूम बन जाएगा वो, तो टोटल वॉल्यूम, तो इट विल बी इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन V1 प्लस V2। और NB माइनस NA कैसे निकलेगा, तो रिजल्टेंट मोलैरिटी M3 कह लो, ये M3 कह लेते रिजल्टेंट मोलैरिटी को MR की जगह, क्योंकि पहले भी अपन ने M3 लिखा है, तो M3 विल बी इक्वल टू M2V2, इस बार M2V2 माइनस M1V1। M2V2 मतलब किसके मोल्स हैं, बेस के मोल्स हैं, माइनस M1V1 जो एसिड के मोल्स हैं, तो बेस के मोल्स माइनस एसिड के मोल्स, बेस के मोल्स माइनस एसिड के मोल्स, तो M2V2 माइनस M1V1 अपॉन V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस V2, तो ये आ गए अपने मोल्स की संख्या, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट द फाइनल आंसर। MB जो आ जाएगा, M3 जो आ जाएगा वो M2V2 माइनस M1V1 अपॉन V1 प्लस V2 होगा, तो दिस इज M2V2 माइनस M1V1 अपॉन V1 प्लस V2, मोलैरिटी ऑफ अ बेस, ये हो गई मोलैरिटी ऑफ अ बेस। और रिजल्टेंट सोल्यूशन जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि बेस के मोल ज्यादा है ना, और बेस के मोल्स में से एसिड के मोल्स माइनस करोगे तो आपका रिजल्टेंट मोल्स आएंगे, फिर रिजल्टेंट वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो रिजल्टेंट मोलैरिटी आ जाएगी। समझ आया रिजल्टेंट मोलैरिटी कैसे निकालनी है, बस अंतर कुछ नहीं है, इस बार माइनस करना है, एसिड के मोल ज्यादा रहे तो एसिड माइनस बेस करना मोल्स में, और अगर बेस के मोल ज्यादा रहे तो बेस के मोल्स माइनस एसिड के मोल्स करना। अगर दोनों सेम रहेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर तो न्यूट्रल हो गया सोल्यूशन, फिर तो नहीं निकालना मोलैरिटी। लेकिन अगर एक भी मोल ज्यादा रहे तो फिर आपका रिजल्टेंट मोलैरिटी कुछ निकलेगा, और इस तरीके से निकलेगी। और ऐड कब करते हैं, जब दो सेम सोल्यूशन होते हैं, जिसमें एसिड है तो दूसरा भी एसिड है, तो टोटल मोल्स विल ऐड अप, एक बेस है तो दूसरा भी बेस है, टोटल मोल्स विल ऐड अप। तो वो एडिशन कब करना है, सब्ट्रैक्शन कब करना है, ये हमें दिमाग में रखना होगा, ठीक है, तो ये हमको दिमाग में रखना होगा। और ये हमारा पूरा केस आ गया, स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे और चर्चा करते हैं। ओके, तो यहां पर हमको केस समझ में आ गए, तो मन में ये बात क्लियर है कि कब हमें मोल्स को ऐड करके टोटल रिजल्टेंट मोल्स बनाने हैं, और कब मोल्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके रिजल्टेंट मोल्स बनाने हैं। क्या ये दोनों चीजें क्लियर हैं एकदम, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका वाला का स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया था, पहले वाले का एसिड वाले का, ये बेस वाले का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और इन जनरल अगर कोई रिजल्टेंट मोलैरिटी पूछे तो एक फॉर्मूला रिजल्टेंट मोलैरिटी का लिख देते हैं, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। रिजल्टेंट मोलैरिटी, रिजल्टेंट मोलैरिटी जिसको हम MR कहते हैं, इट इज इक्वल टू रिजल्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, रिजल्टेंट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन रिजल्टेंट वॉल्यूम, और रिजल्टेंट वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम, तो अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि जितने भी सॉल्यूशन को ऐड किया गया है उसमें टोटल वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये रिजल्टेंट मोलैरिटी आ गई। सो दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट मोलैरिटी, ये आ गई रिजल्टेंट मोलैरिटी, ठीक है। सो दिस इज रिजल्टेंट मोलैरिटी। और याद रखना ये सिर्फ 2 सॉल्यूशन तक सीमित नहीं होगी बात, ये 3 सॉल्यूशन तक भी जा सकती है, बट याद रखना हमेशा मोल्स आप मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके निकालोगे, आप कितने भी सॉल्यूशन हो आप उतने मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम उतनी बार कर लेना, उतने मोल्स आ जाएंगे। जैसे पहला सॉल्यूशन है Na, तो उसका मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके Na आ जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन है Nb, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम N2V2 कर लेना, Nb आ जाएगा। तीसरा सॉल्यूशन है उसके मोल्स निकालने Nc, तो Nc निकल जाएगा उसकी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से M3V3 करके। तो और चौथा सॉल्यूशन है N4 निकालना है, तो M4 इंटू V4, Nd कह लो या उसको, तो Nd कैसे निकलेगा M4V4 करके। ऐसे सारे मोल्स निकाल सकते हो, और फिर ये खुद डिसाइड करना
कि उन सारे मोल्स को आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो सॉल्यूशन के नेचर को देखना पड़ेगा उसके लिए। और सॉल्यूशन का नेचर 100% क्वेश्चन में दिया जाएगा, 100% क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन का नेचर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिजल्टेंट मोलारिटी और इस तरीके से पूरा कंसेप्ट आता है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें रिजल्टेंट मोलारिटी का, फिर हम लोग वीडियो कंक्लूड करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट द रिजल्टेंट मोलारिटी, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये मोलारिटी का पूरा वीडियो समझ आया होगा, संपट पड़ा होगा, क्योंकि हमने डिटेल में मोलारिटी डिस्कस की है। और सिर्फ मोलारिटी क्या होती है ये नहीं जाना है, बल्कि अलग अलग सोल्यूशन को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उनकी क्या मोलारिटी आ सकती है, इस पर भी हमने चर्चा करी है। जो रिजल्टेंट मोलारिटी हमें मिल सकती है उस पर भी हमने चर्चा की है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो। अब आपको इसकी डीपीपी मिलेगी, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है डीपीपी डाउनलोड करने का, उसको आप डाउनलोड करेंगे। पहले आप खुद से वो सवाल लगाएंगे उस डीपीपी में, मोलारिटी से बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को आप पहले खुद सॉल्व करेंगे। फिर अगर कोई डाउट आता है या कोई सवाल नहीं बनता है तो आप वीडियो सॉल्यूशंस को रेफर करेंगे, जो कि वीडियो सॉल्यूशंस वाली प्लेलिस्ट में है डीपीपी के नाम से। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप रेफर कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि मैं वीकली लाइव डाउट सेशंस लेता हूं, जहां पर आपके सारे डाउट्स को हम कैटर करते हैं लाइव सेशंस में। इसके अलावा आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल के अलावा magnetbrains.com पर भी जाकर सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, magnetbrains.com पर जाना है, आपको ऐसा होम पेज खुलेगा, वहां पर आपको आईआईटी जेईई के सेक्शन में जाना है। आईआईटी जेईई के सेक्शन में तो आपको कोर्सेस मिलेंगे। मेरा कोर्स मिलेगा आईआईटी जेईई केमिस्ट्री का। आप जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आपको सारे चैप्टर वाइज की लिस्टिंग यहां पर हो जाएगी, पूरे चैप्टर लिस्टिंग यहां पर हो जाएगी। उसके आगे उसके लेक्चर्स भी लिखे हैं, और जैसे ही उसके प्लस के आइकन के सामने प्लस आइकन एक बना होगा वहां पर, उस पर क्लिक करोगे तो सारे उस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स आ जाएंगे। और टॉपिक्स बड़ी सीक्वेंस में आएंगे, जैसे पहला टॉपिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये टॉपिक सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसलिए ये magnetbrains.com पर ज्यादा अच्छा चीज है अगर आप लेक्चर्स आकर देखते हो, क्योंकि YouTube पर होता क्या है, YouTube पर आप लेक्चर देखते हो तो आपने कोई टॉपिक से सर्च किया तो टॉपिक पर वीडियो तो मिल गया, लेकिन आपको यह नहीं पता कि इस टॉपिक के पहले और बाद में क्या पढ़ना है, आगे और पीछे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो आपको क्लियर नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है कि आपको पूरी सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी है आपको, क्योंकि हर टॉपिक इंटरकनेक्टेड होता है, तो वो टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। इसलिए आप पूरी सीक्वेंस में magnetbrains.com से पढ़ सकते हो, जहां ये टॉपिक वाइज लिस्टिंग की गई है। ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट है ये पूरी, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपके प्रॉपर ऐसे वीडियो स्ट्रीम करेगा, प्रॉपरली वीडियो इस तरीके से स्ट्रीम करेगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर और सारी चीजों के एडवांटेज आपको मिलेंगे, मतलब आपको यहां डीपीपीज भी मिल जाएंगी, यहां पर आपको एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट है वो भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी जो चैप्टर वाइज, वो आप एक्सेस कर सकते हो, सारी चीजें मिलेंगी। मतलब जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिल रहा है वो यहां पर आपको फ्री कोर्स पे मिल रहा है, मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू, आईआईटी जेईई और नीट के चैनल के थ्रू। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और चैनल और वीडियो का लिंक सभी लोगों के साथ शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।